अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा पार्ट 2 है जो हमने लास्ट हमने किया था 2012 मई जून पेपर 11 का। ये हमारे पास पेपर 11 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। गिल स्विम्स लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल, द पूल इज़ अ 25 मीटर लॉन्ग। जो पूल है वो हमारा 25 मीटर लॉन्ग है एंड शी स्विम द टोटल ऑफ द 1.6 किलोमीटर्स। अब यूँ चूँकि ये हमारे पास मीटर्स में है तो हमने इसको भी क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो ये हमारे पास मीटर में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मीटर में हो जाएगा 1600 मीटर। क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो 1 मीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, वो हमारे पास इक्वल टू होता है 1000 मीटर्स। इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ पे, ये हमारे पास 1600 मीटर हो गया। वो कहता है हाउ मैनी लेंथ्स ऑफ द पूल डज शी स्विम। तो ये बहुत सिंपल है। हमारे पास जो टोटल हमारे पास लेंथ है, टोटल लेंथ को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 25 के साथ। तो हमारे पास जो हमारे पास है, जो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट हम क्या करते हैं, 5 से कट करते हैं। 5 5 ज़ा 25, ये 5 3 ज़ा 15 हो गया, 1 कैरी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट अगेन 5 से कट करेंगे तो 5 6 ज़ा 30 और ये 2 हमारे पास 20 हो गया और 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64। उसके बाद इसका बी पार्ट है, वो कहता है गिल स्विम्स फॉर द 1/4 आवर्स एंड एंड हर स्विम एट 11:05 के ऊपर वो एंड कर देता है। एट व्हाट टाइम डिड शी बिगिन हर स्विम। उसने कितने टाइम पे जो है वो क्या किया है, अपनी स्विम जो है वो स्टार्ट की थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, पता चले कि हमारे पास कितने मिनट्स और कितने आवर्स है। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं 1 एंड 1/4। तो 1/4 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हमारे पास कितना होगा, हम कर देते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास आ जाएगा मिनट्स में। तो ये हमारे पास मिनट्स बन जाएंगे, तो 4 और ये 15 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 15, यानी कि 1 और 15 मिनट्स। ये हमारे पास टोटल टाइम है। अब ये 1 आवर और 15 मिनट्स हम इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास है 11 और 05 और इसमें से हमने क्या कर दिया, 1 आवर एंड 15 मिनट्स माइनस कर दिया। ठीक है, अब 5 - 5 0 हो जाएगा। इधर 0 - 1, तो 0 - 1 हमारे पास नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इधर से कैरी लेंगे। अब ये चूँकि ऑर्स हैं हमारे पास, 11 और 11, तो हमारे पास यहाँ पे 0 और बच गया और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 आवर हो गया। 1 आवर मीन हमारे पास यहाँ पे 60 मिनट्स हैं। अब 60 हमारे पास 0 यहाँ पे काउंट होगा और 6 इसमें से काउंट होगा, तो 6 - 1 टोटल 5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10, तो 10 - 1 हमारे पास हो जाएगा 9। तो उसने स्टार्ट किया था 9:50 के ऊपर, तो ये हमारे पास हो गया 9:50। उसके बाद व्हाट इज़ हर एवरेज स्पीड। तो आपको पता है एवरेज स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, जितना भी होगा। अब टोटल टाइम भी हमें दिया हुआ है और टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस हमारे पास था 1600 मीटर जो हमने कन्वर्ट किया था, और टाइम हमारे पास था 1/4। 1/4 हमारे पास टोटल कितना होता है, आपको पता है 1/5, 1/4 जो है वो 25 को शो करता है, यानी 25%। तो हम इसको लिख सकते हैं 1600 ओवर 1.25। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास अब मीटर में है, तो ये हमारे पास जो है वो आवर्स में है। हम क्या कर देते हैं, इसको मीटर में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास इजी हो जाएगा। तो जब हम इसको मीटर में लिखते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1.6 जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ था और नीचे आ गया 1.25। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल हमारे पास सेम वैल्यू बन गई। अब हम दोनों का जो है वो पॉइंट एंड कर देंगे, पॉइंट एंड करेंगे तो इसकी ये 10 आ जाएगा और इसका 100 होगा, तो 100 ऊपर चला गया और 10 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा कितना, 116 ओवर 10 और मल्टीप्लाई बाय 1.25। 1.25 का हम 125 कर देते हैं और इसका जो पॉइंट वाला 100 था वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसका हमारे पास एक 0 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया हमारे पास 160 ओवर 125।
इन दोनों को हम कट कर लेते हैं। हम 5 से कट करते हैं सबसे पहले। 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25 और 5 3 ज़ार 15 और 1 कैरी 5 2। तो ये हमारे पास आ जाता है 32/25। तो 32/25 और या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले लेंगे। तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 32 एंड 25। 25 1 ज़ार 25, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 7, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 22 ज़ार 50, बाकी 20 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है हमारा, एक और 0 लगा देंगे। अब हमारे पास 25, ये हमारे पास कितने बन जाएगा, 8 से। 8 5 ज़ार 40 और 8 2 ज़ार 16 और 4, ये हमारे पास आ जाएगा 8 से। तो 1.28 ये हमारे पास आंसर आ गया, 1.28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14। सचिन एंड ज़हीर प्ले अ गेम ऑफ द टेनिस एंड अ गेम ऑफ द बैडमिंटन। द रिजल्ट ऑफ द गेम्स आर द इंडिपेंडेंट। रिजल्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं। एंड द गेम्स कैन नॉट बी ड्रॉन, और गेम जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सचिन विंस द गेम ऑफ द टेनिस इज। अब सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। ये किसकी हमारे पास है, सचिन की। किसके लिए है, टेनिस के लिए, मैंने टी लिख दिया। और किसके लिए हम कर रहे हैं, विन के लिए। तो विन के लिए मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ। सचिन, टेनिस और विन। तो इसकी ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4। ठीक है, अब दूसरा कौन है हमारे पास, दूसरा ज़हीर है। तो हम ज़हीर की जो है वो टेनिस की, और उसकी जो विन की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, जो बाकी बच जाती है वो हमारे पास होगी 1/4। क्योंकि 4/4 होगा तो 3 5 4 इधर आ गया और 1/4 इधर आ गया। नेक्स्ट वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट जो 1/4 द प्रोबेबिलिटी दैट ज़हीर विंस द गेम ऑफ द बैडमिंटन। अब यहाँ पे वो है, हम ज़हीर को ज़हीर वाले हिस्से में लिखते हैं। ज़हीर बैडमिंटन और विंस, वो हमारे पास कितनी है, वो है 3/5। अब बाकी कितनी बच गई, बाकी बच गई 2/5। और 2/5 किसकी आ जाएगी, वो सचिन की होगी, किसकी, बैडमिंटन और विन करने की। ठीक है, ये हम विन करने के हम लिख रहे हैं, लूज करने के नहीं लिख रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि हम क्वेश्चन में आगे हम इसको यूज़ करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सचिन विन्स बोथ गेम्स। अब जो सचिन विन बोथ गेम्स, अब हमारे पास उसकी एक 3/4 है और दूसरी हमारे पास 2/5 है। तो इसलिए मैंने दोनों जो है वो दोनों की विन की लिखी है। तो हमारे पास ये विन की है, तो हमारे पास हो जाएगा 3/4 और मल्टीप्लाई 2/5। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। इसको अगेन कट कर देते हैं, तो 2 3 ज़ा और 2 10 ज़ा, तो हमारे पास आ गया 3/10। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ज़हीर विंस जस्ट वन ऑफ द गेम। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हमने जस्ट ज़हीर की देखनी है। ज़हीर जो है वो जस्ट एक गेम जीते। अब हमारे पास जो है वो एक गेम के लिए देखें, ये ज़हीर का हमारे पास है एक गेम का, फर्स्ट का, और ये ज़हीर का सेकंड गेम का। तो हम क्या कर लेते हैं, हम जो है वो एक ज़हीर का इधर विन का और इधर हम ज़हीर का लूज़ का ले लेते हैं। फिर हम इधर ज़हीर का विन का ले लेंगे और इधर ज़हीर का लूज़ का ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से यानी चलेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले ज़हीर टेनिस विन एंड, और हमारे पास आ जाएगा 2/5 जो उसकी लूज़ की है, ज़हीर बैडमिंटन लूज़, प्लस अगली बारी हमारे पास होगी अब ज़हीर की विन की। ज़हीर की विन की हमारे पास है ज़हीर बैडमिंटन विन, तो ऑटोमेटिकली दूसरी गेम वो हारेगा, तो हमारे पास आ जाएगी उसकी ये हो जाएगी। तो वो हमारे पास आ जाएगा ज़हीर टेनिस लूज़। अब ज़हीर टेनिस विन क्या था हमारा, 1/4 था, तो हमने इसको लिख दिया 1/4 मल्टीप्लाई बाय ज़हीर बैडमिंटन लूज़। तो बैडमिंटन लूज़ हमारे पास था उसका 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस हमारे पास ज़हीर का बैडमिंटन विन का हमारा था 3/5 और इनटू ज़हीर लूज़ का 3/4। ये अपने जो पेयरिंग है ये बड़े एहतियात से करनी है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है वो हमारा इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छे से समझ लेनी है कि एक उसकी जो है वो विन की होगी, दूसरी उसकी लूज़ की होगी। हमने चूँकि विन दोनों विन लिखी हुई हैं, तो एक उसकी विन होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी लूज़ की बन जाएगी।
तो दूसरी में जब उसने विन किया तो ऑटोमेटिकली दूसरी उसकी लूज की बन जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/20 और प्लस 9/20। एलसीएम हमारे पास 20 आ गया, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 9 + 2, तो 9 + 2 हमारे पास हो जाएगा 11, तो 11/20 हमारा आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15। राइट 8⁻³ इन द फॉर्म ऑफ 2⁻k। अब हमने इसको 2 की फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या कर देते हैं, 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 4s are 2 2s are एंड 2 1s are, तो ये हमारे पास आ जाता है 2⁻3। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 2⁻k में, और k हमारे पास 3 हो गया, तो जैसे ये हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जितनी पावर नीचे है उतनी हम पावर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, यानी कि 9 × 2⁻12 और 10। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें से 10 या तो कॉमन ले लेते हैं या 8 कॉमन ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से 2⁻8 कॉमन ले लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया 8। अब 12 में से 8 बाहर चले गया, बाकी 4 बच गया। इसी तरह -3 × 2⁻8 बाहर चले गए, तो बाकी जस्ट 2 बच गए। और नीचे हमारे पास है 3 × 2⁻8, तो 2⁻8 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया हमारे पास 9। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 2⁻4 हमारे पास होता है 16, तो हम इसको 16 कर देते हैं, माइनस अब 3 × 2⁻2 4 हो गया, और नीचे हमारे पास क्या है 3। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3 अगेन कॉमन है, हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 3s are 9, और -3 कॉमन आ गया, तो बाकी जस्ट 4 बच गया, और नीचे 3, तो उसमें 3 से कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में बाकी जस्ट ये वैल्यू रह गई, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 को मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास हो जाएगा 48, और -4, तो हमारे पास आ जाएगा 44। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का। उसके बाद द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वर द 5 million इन द 2009 एंड 8 million इन द 2010। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट फ्रॉम द 2009 to 2010। अब हमारे पास कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, पहले 5 million था, फिर क्या हो गया 8 million हो गया, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस हमारे पास आ गया इंक्रीज का, इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हमारे पास हुआ है 3 million। ठीक है, $3 million, ये हमारे पास जो है वो इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज की परसेंटेज हम लगा देते हैं, यानी कि इंक्रीज 3 ओवर जो एक्चुअल था, एक्चुअल हमारे पास 2009 में था 5, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसको कट कर दिया, 20 आ गया, 3 2 6, तो इसकी कितना इंक्रीज हुआ 60%, तो 60% इंक्रीज हो गया। उसके बाद हमारे पास है अनदर कंपनी हैड एन इनकम ऑफ द 20 million इन द 2008, और उसके बाद इन 2009 दिस इनकम डिक्रीज बाय द 10%। अब पहले हमारे पास इनकम दी हुई है, फिर डिक्रीज दिया हुआ है, और 2010 में इंक्रीज हुआ है 15%। ठीक है, हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेते हैं, हम इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 2008, 2009 और 2010। ठीक है, इसमें हमारे पास था 20 million, उसमें से इंक्रीज हुआ कितना, डिक्रीज हुआ है हमारे पास 10%, तो सॉरी हम डिक्रीज कर देते हैं इसका 10%, 20 का 10%, तो हम फाइंड कर देते हैं, ये हम लिख देते हैं डिक्रीज, तो हमारे पास होगा 10%, तो हम लिख देते हैं 10 ओवर परसेंट की जगह पे 100 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 20, हमारे पास जो 20 million था वो हमने 20 million कर दिया, सॉरी ये मैंने डॉलर मल्टीप्लाई लिख दिया था, इसमें परसेंटेज का साइन डाल दिया था, इसलिए मैंने इसको डॉलर कर दिया। अब ये 20 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 1 0 कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट कितना आ गया, हमारे पास 2 million डिक्रीज हुआ है, तो 2 million डिक्रीज हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हम डिक्रीज कर देते हैं 20 - 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 million। अब 18 million में इंक्रीज हुआ है कितना 15%। अब 15% हम काउंट कर लेते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ था हमारे पास 18 का 15%, 15
ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, 18 और 15 को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 और 15 मल्टीप्लाई। अब 18 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। यहाँ पे 4 आ गया, 5 1 5, 5 + 4 9 आ गया, 8 1 8 और 1 1 1, तो हमारे पास आ गया 0, 8 17 और 2 70। तो ये हमारे पास हो गया कितना, 270 ओवर 100। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, $2.70 डॉलर। अब हम क्या कर देते हैं, 18 में हम 2.70 ऐड कर देंगे, तो 18 प्लस 2.70 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, $20.70 मिलियन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 20.70। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन हो गया कि पहले हमने क्या किया था, जो हमें गिवन था उसमें से हमने डिक्रीज 10% डिक्रीज कर दिया था। डिक्रीज करके हमारे पास जो 2 आया था, 2 हम माइनस करके 18 कर दिया था। फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट में इंक्रीज हुआ 15%, तो हमने 18 का 15% निकाला है। जो हमारे पास अमाउंट थी उसका हमने 15% निकाला है, वो हमारे पास 2.70 आया था। वो हमने एक्चुअल अमाउंट जो हमारे पास 18 थी उसके अंदर ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इक्वेशन फॉर द 4 स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हमें दी हुई है, हमने इसके लिए हमें फाइंड करना है। अब ये 4 इक्वेशंस हैं, हमें सबसे पहले तो स्ट्रेट यानी y की फॉर्म में लिखना होगा। अब ये y की फॉर्म में नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2y और इज इक्वल टू 3x, 8 उधर जाके प्लस का हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास सारी उस फॉर्म में लिखी हुई है, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -x + 2। हमने जस्ट चेक क्या करना है, वो कहते हैं विच 2 लाइन्स आर पैरेलल। कौन सी 2 लाइन्स पैरेलल है। पैरेलल लाइन्स कब होती हैं, पैरेलल लाइन्स तब होती हैं जब हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो सेम होती है, यानी कि हमारे पास जो स्लोप होती है, जो हमारा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx + c, इसमें जो m की वैल्यू है, अगर m की वैल्यू जिसमें सेम होती है तो फिर हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कि इसमें m की लाइन हमारे पास जो है वो सेम है, m की वैल्यू। अब m की वैल्यू इधर 2x है, इधर हमारे पास -x है, इधर 2x है, इधर हमारे पास जो है वो 3/2x है। तो किस किस में सेम है हमारे पास, 1 और 3 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन 1 एंड लाइन 3। उसके बाद वो कहते हैं विच 2 लाइन्स इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द सेम पॉइंट। अब हमारे पास y एक्सिस के ऊपर सेम पॉइंट पे कब मिलते हैं, जब हमारे पास कांस्टेंट सेम होता है। कांस्टेंट हमारे हमेशा जो मीट करते हैं वो y एक्सिस के ऊपर करते हैं। तो y एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास y एक्सिस के ऊपर कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास सेम को शो करेगी। अब हम देखते हैं किस किस में y की वैल्यू सेम है। लेट्स सो इसमें कट कर देता हूँ तो ये 4 हो जाता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट 4 है और फर्स्ट लाइन में भी कांस्टेंट 4 है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 and 4, तो 1 and 4। उसके बाद विच लाइन पासिस टू द पॉइंट 1 1 एंड -3 and 5। अब लाइन हमारे पास जो है वो इन पॉइंट्स में से कौन सी लाइन जो है वो पास करती है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है वो इसका ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। किसका, इसका ग्रेडियंट। अब इसका ग्रेडियंट जिस लाइन से मैच करेगा हमने वो वाली लाइन लिख देनी है। अब ग्रेडियंट के आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब हमारे पास ये 2 लाइन्स हैं तो हम माइनस कर देते हैं, यानी कि 5 - 1 ओवर x2 हमारे पास ये है -3 और -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर -4, तो ये कट होके हमारे पास आ जाएगा जस्ट -1। अब हम देखेंगे हमारे पास m की वैल्यू -1 कहाँ पे थी, तो हमारे पास m देखना है, m इज इक्वल टू -1 कहाँ पे है। m इज इक्वल टू -1 हमारे पास एक तो इस लाइन में है और दूसरा किस लाइन में, और किसी लाइन में नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन 2। उसके बाद फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 1 1 एंड द -3। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। मिड पॉइंट दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट जो होता है वो हमेशा इस तरह से फाइंड किया जाता है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ओके, अब x1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और x2 हमारे पास दिया हुआ है -3/2 आ जाएगा, एंड y1 हमें दिया हुआ है हमारे पास 1 + 5/2, तो ये हो जाएगा -2/2
ये हो जाएगा 6/2 और हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 3। तो -1 एंड 3 हमारे पास जो है वो जी स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है कि अ स्वैम ऑफ द लोकस कंटेन द 40 बिलियन लोकस। अ बिलियन इज 1000 मिलियन। बिलियन जो होता है वो हमारे पास 1000 मिलियंस का होता है, और आपको पता है मिलियन की पावर हमारे पास 10⁻6 होती है। तो हम जो है वो 1 बिलियन को लिख लेते हैं कितना, 1000 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ये हमारे पास बिलियन ऑफ द 1000 मिलियंस हो गया, और ये हमारे पास जो है वो 40 बिलियंस का है। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 40,000। राइट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर ऑफ द लोकस इन द स्वैम। तो स्वैम में हमारे पास जो है वो 40 और मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। आपको पता है हमेशा जो होता है वो पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 के बाद होता है। तो 1 के बाद अगर पॉइंट आएगा तो हमारे पास 4.0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक 0 है तो मीन हमारे पास 10⁻1 आएगा। इधर हमारे पास ऑलरेडी 10⁻3 और 10⁻6 गिवन है। अब टोटल को हम काउंट कर लेते हैं। टोटल को हम काउंट करेंगे, 6 + 3 9 और +1 10। तो हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। ये हमारे पास टोटल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कहते हैं ईच लोकस ईट द 2 grams ऑफ द फूड एवरी डे। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फूड ईटन बाय दिस स्वैम इन द 1 वीक। अब 1 वीक में हमारे पास आपको पता है 7 डेज होते हैं। अगर वो एक डे में 2 ग्राम खाता है हमारे पास, तो टोटल 7 डेज में कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 वीक। तो 1 वीक की हमारे पास जो फूड होगी वो हमारे पास हो जाएगी कितनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमारे पास हो जाएगा 14 ग्राम्स। और नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ द फूड ईटन बाय दिस 1 वीक, गिवन योर आंसर इन द किलोग्राम्स यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है वो हमने जो है वो फाइंड करनी है उसकी फूड। तो कहते हैं गिवन योर आंसर फाइंड द अमाउंट ऑफ द फूड ईटन बाय दिस स्वैम। अब हमारे पास है ना 1 वीक, 7 2 are 15 और 14 ग्राम्स। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 14 और ये केजी में है, तो हमारे पास ग्राम्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो 14/1000 आ जाएगा। ये हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 आ जाएगा। हमारे पास जो ऊपर वैल्यू थी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ पे थे कि हमने सबसे पहले इसे कन्वर्ट किया है कि 1 वीक फूड हमारे पास 14 ग्राम्स हो गया। टोटल हमारे पास कितने लोकस है, 40 बिलियन लोकस। तो हमने फाइंड करना था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द फूड फाइंड द स्वैम। तो जो हमारे पास स्वैम जो है वो हमारे पास उसमें अंदर ये टोटल हमारे पास है 1000। तो हमारे पास आ जाएगा 4.0 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। ठीक है, अब ये हमारे पास 1000 है, ये तो ऊपर चला जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 और माइनस ये 3 है, तो हमारे पास 3 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। ओके, अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो पॉइंट 1 के बाद आना चाहिए, और पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसलिए हमारे पास 10⁻1 और 10⁻7। अब इन दोनों को काउंट कर लें तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 8। तो हमारे पास आ जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 kg। तो ये हमारे पास इतने kg जो है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, सॉल्व करना है हमने। जस्ट हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 5x - 2 को उधर ले जाते हैं, कांस्टेंट उधर जाके प्लस का हो गया।
तो 1 + 2 3 हो जाएगा। 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो x = 3/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 - y < 1। अब लेस देन इक्वल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 को उधर ले जाएंगे। अब इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ, फिर हम सेकंड मेथड से भी कर लेंगे, ठीक है, जो आपको इजी लगेगा हम उसी से कर लेंगे। अब फर्स्ट मेथड हमारे पास है 3 - y, तो अब मैं जो है वो 3 को उधर ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -y < 1 - 3। अब -y आ गया और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब स्टूडेंट जब अपने याद रखना है, जब भी हमारे पास जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आएगा, तो आपने ये वाला साइन जो है वो इन्वर्ट कर देना। जो साइन, अब ये लेस देन का साइन है तो इसके साथ माइनस होगा, तो ये साइन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन का बन जाएगा। और -2/-1, यानी ये माइनस के साथ मैंने इसको डिवाइड कर दिया ताकि माइनस कैंसिल हो जाए, माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y > 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब सेकंड मेथड में हम ये करते हैं, हम y को उधर ले जाते हैं, यानी 3 < 1 और +1। 1 को इधर ले आते हैं, 1 इधर आके माइनस को आ गया और इधर हमारे पास y आ गया, तो y इज़ ये 2 आ गया। अब चाहे हम इसको ऐसे लिखें, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, हमारे पास आंसर सेम है, क्योंकि रीड एक ही सेम किया जाएगा। वो कहता है y इज़ ग्रेटर देन = 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इज़ लेस देन = y, यानी जो y है वो 2 से ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पे चाहे इसको लिख दें, इसको लिख दें, बात हमारी एक ही है, हमारा आंसर जो है वो सही कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2t - 1/4 = 1 - t/3। हमने जो है वो क्या करना है, इसमें से t की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2t - 1 = 4 × 1 - t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 - 3 हो जाएगा और 4 - 4t हो जाएगा। अब 4t हम t वाले कंबाइन कर लेते हैं, 60 और +40 = 4 + 3, तो 4 + 3 आ गया 7, और इधर हो जाएगा 10t। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t = 7/10। ये हमारा आंसर आ गया 7/10। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अरेंजमेंट्स का। अब सीक्वेंस का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट। वो कहता है सीक्वेंस ऑफ द डायग्राम इज मेड यूजिंग द ब्लैक एंड द वाइट। अब ब्लैक और वाइट हमारे पास काउंटर्स हैं, ये उसने गिवन किए हुए हैं। अब वो कहता है डायग्राम 1 के अंदर 1 था, अब डायग्राम 2 के अंदर हमारे पास कितने हो गए, 3 and 3 6 हो गए, और डायग्राम 3 के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जिसमें से नीचे भी दिए हुए होंगे हमारे पास। अब ये हमारे पास जो है वो इसी अकॉर्डिंग हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं डायग्राम 1 के अंदर 1 है, डायग्राम 2 के अंदर 4 है, हमारे पास 4 वाइट हैं और 2 ये हैं, और डायग्राम 3 के अंदर जो है वो हमारे पास 9 हमारे पास वाइट है और 6 जो है वो हमारे पास ब्लैक। इसी तरह 4 के अंदर 16 हमारे पास वाइट है और ब्लैक कितने हमारे पास 12 है। अब 5 के अंदर हमारे पास कितने होंगे, 5 के अंदर हमारे वाइट। अब देखें ये हमारे पास अगर गौर से देखें तो हमारा नंबर जो है ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। 1 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है वो अब ये वाली वैल्यू, और इस वैल्यू में से हमारे पास देखें ये माइनस होती जा रही है, यानी 4 - 2 4 - 2 2 हो रहा है, 9 - 3 6 हो रहा है, 16 - 4 12 हो रहा है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू लेस होती जा रही है। 25 - 5 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो अब इसका हमारे पास 25 और ये आ जाएगा 36, और 36 में से हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30। अब ये हम अगर बनाएं हमारे पास सीक्वेंस, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर। n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ये डायग्राम नंबर जो है जो हमारे पास लेट्स सपोज ये n, तो हमने इसको n का स्क्वायर कर दिया, और ये हमारे पास दिया हुआ था n² - n, दोनों को माइनस करके आ रहा था, हम इसको लिख सकते हैं n² - n। ओके, अब नेक्स्ट है वो कहते हैं राइट एन एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ द n फॉर द नंबर ऑफ द वाइट काउंटर्स इन द n डायग्राम। nth डायग्राम के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास वाइट काउंटर्स कितने होंगे, वो हमने फाइंड कर लिया n², तो हम इसको n² कर देते हैं। ठीक है, जस्ट हमने फाइंड करना था इसका सीक्वेंस क्या बनेगी। बाय कंसीडरिंग द नंबर पैटर्न इन द टेबल राइट एन एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ द ब्लैक।
अब ब्लैक के लिए भी हमने फाइंड किया हुआ, ब्लैक के लिए हमारे पास था n स्क्वायर माइनस n। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 20 है। अब n की वैल्यू 20 है, हमने जो है वो इसके लिए जो सीक्वेंस बनाई हुई है, तो जस्ट हम क्या करते हैं, n की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना, 400 और माइनस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 380। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d इवेलुएट b इज इक्वल टू b इवेलुएट करना है हमने, c 3 दिया हुआ और d 8 दिया हुआ है। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। 1/b इज इक्वल टू c की जगह पे 3 आ गया और d की जगह पे 8 आ गया। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो पहले इन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसको इन्वर्ट करके b को जो है वो हमारे पास ऊपर ले जाते हैं न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पहले हमने इसको सॉल्व करना है, एंड में जाके हमने क्या करना है, इसको फ्लिप कर देना। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हमारे पास 8 3 24, 8 1 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 3 1 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/24। अब हम क्या कर देते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b इज इक्वल टू 24/11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24/11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहता है रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक द d सब्जेक्ट। अब हमने d को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/b इज इक्वल टू 1/c और प्लस 1/d। तो हम क्या करते हैं, d को इधर रखते हैं, c को उधर ले जाते हैं, तो 1/d इज इक्वल टू 1/b और ये इधर आके हमारे पास हो गया था माइनस, तो 1/c। हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा BC और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा C माइनस B। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करेंगे तो हमारे पास D इज इक्वल टू BC ओवर C माइनस B, तो ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्राफ का। हमें ग्राफ का दिया हुआ, उसमें कहते हैं ग्रुप ऑफ द 100 स्टूडेंट्स was asked how many minutes each spent talking on their mobile phones during the one day. The histogram summarize this equation information. हमारे पास है 0 से लेकर, ये उसने 3 तक दिया हुआ y एक्सेस, और ये x एक्सेस हमें दिया हुआ है 0 से लेकर 90 तक। वो कहता है यूज द हिस्टोग्राम फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्पेंड बिटवीन द 0 and 10 minutes टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल फोन। 0 से लेकर 10 तक। अब हमारे पास 0 से लेकर 10 तक हमें ये गिवन है। वो कहता है हमने जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हम एरिया से फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, तो हमने इसका फाइंड करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनेंगे। अब हमारे पास एक तो हमारे पास है 10, और यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जो 1 बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये हम हमारे पास स्केल यूज़ कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाता है 1.5। तो 1.5 हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ बार जो है वो हमारे पास जो होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताएगा, यानी कि ये हमारे पास 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15, तो 15 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका, एस्टिमेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु स्पेंड बिटवीन द 25 and 65 मिनट्स। अब 25 से लेकर 65 मिनट टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल फ़ोन। अब यहाँ से हम देखते हैं 25 कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो चेंज है। अब इसमें हम देखते हैं 0 से लेकर 10 तक, तो 22 24 26 28 और 30, ये हमारे पास 2 बॉक्सेस, जो 1 बॉक्स है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 22 24 और 25, हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से। अब ये हमारे पास 25 है और 65 भी सेम टू सेम इसी तरह हमारे पास जो है वो मिडल में होगा, तो हम मिडल में जो है वो इसको 65 कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास ये जो है वो रीजन बन रहा है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये शेड जो कर रहा हूँ हमारे पास, ये हमारे पास रीजन बन रहा है। अब इस रीजन में देखिए तो हमारे पास 25 से लेकर 65 तक टोटल कितने हमारे पास बनते हैं, 35 हमारे पास जो है वो ग्रेड्स हैं। अब हमारे पास इसका हम हाइट देख लेते हैं, इसकी हाइट कितनी बनती है,
इसकी हाइट हम यहाँ से काउंट करेंगे, हमारे पास जो है वो कितनी हाइट बनेगी, 1 2 3 4 5 6, तो 0.6 जो है वो इसकी हाइट है। अब इसकी हाइट भी देख लेते हैं क्योंकि ये 5 भी हमारे पास काउंट होंगे। तो इसकी हाइट हमारे पास है, ये लाइन है हमारे पास, तो ये लाइन जो है वो आपने बहुत एहतियात से काउंट करनी है कि गलत लाइन काउंट होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 1.2, तो ये हमारे पास 1.2 है। ठीक है, हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब हम ये टोटल हमारे पास 35 था। अब 35 हम 25 से 60 तक लिख लेते हैं और बाकी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो 5 आगे वाले से में आ जाएंगे। अब 25 से हमारा 60 तक ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, 30 30 और ये 35 टोटल हो गया, और ये 5 हम आगे तो हमारे पास टोटल 40 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 35 का काउंट करते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 5 6 आर 30 हो जाएगा, 3 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 3 10, 210 हो गया, और ये हमारे पास 0 और 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 0, 1 के बाद पॉइंट, तो 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो हमारे पास आ गया 21। और दूसरा हमारे पास है 5, तो 1.2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 5 प्लस 1 और ये 6 हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट, तो 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया 6, तो 21 और प्लस 6, तो टोटल हो जाएगा 27 स्टूडेंट्स। अ पाई चार्ट इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन शोन इन द हिस्टोग्राम। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु स्पेंड बिटवीन 0 और 10। वो कहता है 0 और 10 के बिटवीन जितने स्टूडेंट्स जो है वो टॉकिंग कर रहे थे उनका आपने पाई चार्ट से एंगल बताना है कि उसका एंगल ऑफ सेक्टर कितना होगा। तो एंगल ऑफ सेक्टर हमने क्या फाइंड करना है, अब इसके स्टूडेंट्स हमें पता है, इसके स्टूडेंट्स हमारे पास 15 है, और टोटल स्टूडेंट्स में हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 थे, और एंगल बताने के लिए हम सर्कल का एंगल ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 360। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 5 3 और 5 2 और 2 से कट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, तो यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 18 3 54, तो 54 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास जो है वो उसने एक दिया हुआ है हमें, वो कहता है 0 से लेकर 60 तक ये है और 0 से लेकर 15 तक है। हमारा जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो 0 से लेकर 60 59 और 58, ये 58 तक हमारा स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम गैप देखें तो हमारा गैप कितना एक्स एक्सिस के ऊपर 10 10 का गैप है। ये गैप हमने चेक करना है क्योंकि गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द कार बिटवीन द 48 एंड 58। 48 हमारे पास ये है, ये 48 है और ये 48 यहाँ पे आएगा, और ये हमारे पास 58 तक है, ये 58 हो गया और ये 48 हो गया। ठीक है, अब वो कहता है कि यहाँ से अपनी रिटार्डेशन फाइंड करनी है। अब हम देखें एक्स एक्सिस पे ऊपर इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 10 है, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास 15 है, जो कि तो हमारे पास 15 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिटार्डेशन आ जाएगा। रिटार्डेशन हमारे पास 15 डिवाइडिंग बाय 10 तो 1.5, तो 1.5 हमारे पास इसका रिटार्डेशन आ गया। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेटेड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार व्हेन t इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास हमने देखना है 8 के ऊपर, अब 8 के ऊपर हमारे पास ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6 7 और ये 8, तो हमारे पास जो 8 बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ये 8 है। ठीक है, वो कहता है आपने क्या करना है, आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आपने स्केल के साथ ड्रॉ करना है, मैं तो एक एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक यानी कि इस तरह से हमारे पास जो है वो एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इस जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हमारे पास जहाँ जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे हमने कोई से 2 पॉइंट्स ले लें, आप जो मर्जी कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे तो वो आप उनका ग्रेडियंट फाइंड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम सबसे पहले नंबर्स देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स कहाँ कहाँ पे टच हो रही हैं। अब ये लाइन हमारे पास, एक तो मैं पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट हम काउंट कर लेंगे हमारे पास कितना है, और दूसरा मैं पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, ये यहाँ पे मीट कर रहा है। अब ये हमारे पास था 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 2 2 का था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.5 के ऊपर, तो ये हमारे पास हो गई 0
एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू हो जाएगी 9.5। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास वाई की वैल्यू 15 है और एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो 11 12 13 14 ये 10 10 क्या है, तो ये हमारे पास है 1 2 और 3, थर्ड लाइन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 एंड 15। अब हमारे पास ये दो हमारे पास पॉइंट हैं 0 एंड 9.5 और दूसरा है 3 एंड 15। ठीक है, अब हम इनका जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 9.5 ओवर 3 माइनस 0, एक्स में से एक्स और वाई में से वाई माइनस कर दिया, तो 15 माइनस 9.5 हमारे पास हो जाएगा 0 पॉइंट, और हमारे पास जो है वो 15 में से हमने जो है वो 9 15 माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास 6, तो 6.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5, तो 6.5 ओवर 3 ये हमारे पास आ गया। अगर हम चाहें तो इसको फर्दर भी कर सकते हैं, और 6.5 तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया हमने, फिर 5 आ गया और ये हमारे पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास अगेन 3 1 3 और फिर 2 एंड सो ऑन, तो हमारे पास आ जाता है 2.1, तो 2.1 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास एस्टिमेटेड है, क्योंकि उसने हमें कहा था एस्टिमेटेड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार बिटवीन द टाइम 15 एंड 58। 15 से वो 15 हमारे पास ये मिड में होगा, ठीक है, ये हमारे पास है 15 और ये हमने फाइंड करना है कहाँ तक 58, तो 58 हमारा ये, ठीक है, ये 15 से हमने फाइंड करना है यहाँ से। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जो है वो इससे ज्वाइंट कर देते हैं। जब हम इसको इससे ज्वाइंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक हमारे पास ट्रेपीजियम बनती है, तो हम जो है वो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो जितना भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा हमारे पास होता है एरिया अंडर अ ग्राफ। जो ग्राफ हमारे पास जो ग्राफ लाइन होती है उसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो हम फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारा जो होता है वो डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो है इसकी हम लेंथ काउंट करेंगे, ये हमारे पास है 15 और ये हमारे पास ये हमारे पैरेलल लाइन, ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, एक हमारे पास है 15 से 58 तक और दूसरा हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक 48 तक, तो हमारे पास जो है वो 15 से 48 तक और दिस वन और दिस वन। अब ये हमारे पास जो है वो दो लाइंस पैरेलल लाइंस हो गई और ये हमारे पास जो है वो इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 वर्टिकल जो हमारे पास हाइट्स हैं, हॉरिजॉन्टल हाइट्स, उनको हमने ऐड करना है h1 प्लस h2 और मल्टीप्लाई बाय जो वर्टिकल हाइट हो, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल हाइट बन जाएगी। अब दो हाइट्स हमारे पास ये हैं, हम 58 से 15 को माइनस कर देते हैं, तो पहली हाइट हमारे पास बनेगी 3 5 माइनस 1 40 43, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2। एक हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक 43 और प्लस, और दूसरी हमारे पास है इसकी 48 से 15 माइनस कर देंगे, 10 और माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 33, तो 8 माइनस 5 3, तो हमारे पास 33 और मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 3 6, 4 + 3 ये हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई बाय 15 और 1/2। इसको हम कट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6 और 2 8, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, 8 5 40, 5 3 15, 15 + 4 19 हो गया, 8 1 8 और 3 1 3, तो हमारे पास हो जाएगा 0 17 और 4, तो हमारे पास हो गया 470, तो 470 हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24 में हमारे पास जो है वो उसने में इस तरह की एक डायग्राम दी है। इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का आपको पता है हमारे पास जो
पैरेलल साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। इधर 9 है तो ये भी हमारे पास 9 होगा, ये 8 है तो ये भी हमारे पास 8 होगा, ये 4 दिया हुआ है, ये 7 गिवन है। वो कहता है एक्स इज अ पॉइंट ऑन अ बी सी, एक्स जो है वो बी सी के ऊपर एक पॉइंट है, और ए एक्स वाई एंड डी सी ये दोनों सिमिलर हैं। वो कहते हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, सॉरी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है ए से लेकर बी तक, और उसने कहा ए एक्स इज इक्वल टू 7 है, और ए डी जो है वो हमारा 9 है, और इस तरह ये भी 9 हो गया था, और इस तरह सी वाई हमारे पास 4 है। वो कहता है शो दैट द ट्राइंगल ए बी एक्स, ए बी और एक्स, ये वाली ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल मैं इसको मार्क कर देता हूँ, और दूसरी ट्राइंगल वाई डी ए, वाई डी और ए, ये पूरी ट्राइंगल, ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल। वो कहते हैं ये सिमिलर है। अब सिमिलर हमारे पास हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका एंगल डी, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होते हैं तो ये डी के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है, और इसका ये वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल ये भी एक्स होगा। अब ये हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स बनते हैं, अगर ये एक्स है तो ये भी हमारे पास एक्स होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ये वाई है तो इसका हमारे पास, बल्कि ये वाई बनना था, सॉरी ये वाई हो गया, और ये हमारे पास एक्स है तो ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास एक्स बन गया, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हमने एंगल जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमने इसमें से रीज़न देनी है। अब रीज़न हमारे पास जो हम फर्स्ट रीज़न दे देंगे वो क्या दे देंगे कि ये वाला जो एंगल है डी एंगल, वो इस डी एंगल के इक्वल होगा। हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बना के इसे बता देते हैं कि वर्टिकल एंगल, ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम ये लिख देंगे ए डी वाई, जो डी के ऊपर एंगल बन रहा है वो इक्वल है किसके ऊपर, ए बी एक्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट हम दे देंगे, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमारा जो ये वाला y है वो उस y के इक्वल होगा, यानी कि ए वाई डी, जो हमारा y एंगल है वो हमारे पास इक्वल है इस y के, जो इनके बी ए एक्स हम लिख सकते हैं, ये बी ए एक्स के इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव। अब 2 पॉइंट्स हो गए। हम तीसरा पॉइंट्स हम ये भी दे सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये x है तो ये वाला x के इक्वल है, हम लिख सकते हैं डी ए वाई। जी स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ पे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 3 जो है वो कोई सी भी 3 हम जो है वो चीज़ें किसी भी 2 ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम इक्वल कर देते हैं तो वो ट्राइंगल जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसमें हमने क्या किया है, 3 एंगल्स जो है वो हमने इक्वल कर दिए हैं किसी ट्राइंगल्स के, दोनों ट्राइंगल्स के, तो हमारे पास ये जो है वो क्या हो गई है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर दिया इसका। उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसी ट्राइंगल के अंदर से हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है ए वाई की, ए से लेकर वाई तक। अब ए से लेकर वाई तक का डिस्टेंस हमने निकालना है, तो हम देखें हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल 1 है और एक ट्राइंगल 2 है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स में से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो हमने पहले मैच किए थे, वही दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को यूज़ करेंगे। हमारे पास ए वाई, ये करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास किससे मैच कर रही है, इस एंगल के साथ ये वाला एंगल मैच कर रहा है, तो हम इसकी ये वाली साइड ले लेंगे, यानी कि ए वाई ले लिया हमने। जो बड़ी ट्राइंगल है, लार्ज ट्राइंगल जो है वो मैं यहाँ पे इसके साथ लिख देता हूँ लार्ज ट्राइंगल। अब इस लार्ज ट्राइंगल का जो ए वाई है वो हमारे पास करस्पॉन्ड कर रहा है स्मॉल ट्राइंगल के ये अपोजिट के सामने, यानी 7 के सामने, तो ये हमारे पास है स्मॉल ट्राइंगल, और इसका हमारे पास ये 7 आ गया इक्वल टू। अब इसका हमारे पास ये लार्ज ट्राइंगल का हमारे पास x है, और x के अकॉर्डिंग हमारी ये पूरी साइड है, तो हमने इस पूरी साइड को ऐड कर दिया, यानी 8 + 4, तो 8 + 4 हमारे पास 12 हो गया। इसी तरह अब इसका करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला x था, और इस x के फेसिंग हमारे पास 8 है, तो हमने क्या कर दिया, इसको नीचे 8 रख दिया। अब ये 7 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया,
दोनों को हमने कट कर दिया, 7 3 21, नीचे 2 बच गया था, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास 10.5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द सी एक्स। हमने जस्ट फाइंड करना ये वाली जो स्मॉल ट्राइंगल जिसके गिवन है, जिसको मैंने 1 का नेम दिया हुआ है, ये हमारे पास 0.1 है, ठीक है। ये 1 फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ लें, इसका 2 का पार्ट है। अब ये सी एक्स हमने फाइंड करना है स्मॉल ट्राइंगल का। तो अब हम इस बड़ी ट्राइंगल जो 2 ट्राइंगल है, इसके हम कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे। जैसे ये वाला एंगल y है, अब y के अपोजिट हमारी ये वाली साइड भी है और y के अपोजिट हमारी ये वाली साइड भी है। अब चूंकि हमने स्मॉल ट्राइंगल को वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मैंने स्मॉल ट्राइंगल जो है वो ऊपर रखी है, और जो हमारे पास लार्ज ट्राइंगल की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने नीचे रखा है, लार्ज ट्राइंगल। ओके, स्मॉल ट्राइंगल में हमारे पास सी एक्स है, तो मैंने सी एक्स ले लिया, और इसके अपोजिट हमारे पास जो लार्ज ट्राइंगल के अंदर 9 है, तो हमने 9 पुट कर दिया, इसको अंदर 9 आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो ये वाला भी एक्स फेसिंग है और ये वाला भी एक्स फेसिंग है, दोनों। तो स्मॉल ट्राइंगल का हमने पहले रखा था, तो स्मॉल ट्राइंगल हमने ऊपर रखनी है, तो मैंने 4 ऊपर रख दिया, और लार्ज ट्राइंगल के एक्स के अकॉर्डिंग 8 है, तो 8 को हमने नीचे रख दिया। इन दोनों को हमने कट करके 1/2 कर दिया, ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई मीन ऊपर चला जाएगा, तो ये 9/2, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो 4.5 होगा। क्लियर। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस एक्स प्लस 3, यानी कि एफ ऑफ 2। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 2 में हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ पे हमें एक्स दिया हुआ है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पे 2 पुट कर दिया, इधर भी एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर आ गया, इधर -2 आ गया प्लस 3। इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 × 6 24 हो जाएगा, 24 - 2 22, और 22 + 3 25 हो जाएगा। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या पुट करना है, हमने जो है वो एफ ऑफ -1 पुट करना है। अब एक्स की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। अब -1 का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, तो ये हमारे पास हो गया 6 1 = 6, और माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का 3 हो गया, तो 6 + 1 + 3 तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हमने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5 पुट कर दिया। अब ये वाला 5 इस पूरी इक्वेशन के इक्वल आ गया। अब हम 5 को इधर लेके गए, 5 इधर जाके माइनस का हो गया, अब माइनस का 5 और प्लस का 3, तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 2, बाकी बच गया। इसको हमने मिड टर्म ब्रेक कर लेना है, 6 2 = 12। अब हमने क्या बनाना है, 12 बनाना है, यानी कि हमारे पास माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो हमने 12 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिए तो हमारे पास 2 नंबर्स आ गया 4 और 3। अब 4 और 3 को हम माइनस करें तो 1 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। और मैंने बताया था बड़ी वैल्यू हमेशा हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, तो इसलिए मैंने पहली बड़ी वैल्यू लिख दी -4x, और छोटी वैल्यू के साथ हमने +3 लिख दिया, तो -4 + 3 और -2। फर्स्ट 2 में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में से हमारा कॉमन आ रहा है 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, और x भी कॉमन है, हमने x भी कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 3x - 2। यहाँ से हम कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो जब कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है तो हमने क्या करना है, 1 कॉमन लेना है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट सेम हो गई, 3x - 2, तो हमने 3x - 2 को ब्रैकेट में फिल कर दिया, और 2x + 1 2x बना। अब हमने दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना है, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। हमने 2x + 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, 1 उधर जाके माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2। ये फर्स्ट आंसर। इसी तरह हमने 3x - 2 को पुट कर दी इक्वल टू 0, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो गया, और 3x = 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड, तो ये हमारा सेकंड आंसर। ओके, ये हमने दोनों आंसर यहाँ पे पुट कर दिए। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, वो कहते हैं राइट डाउन द सिंप्लीफाई भी करना है हमने एक्सप्रेशन को, और आंसर देना है कि हमारा क्या आंसर आता है। तो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ a + 1। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन दी हुई थी, उस इक्वेशन में x की जगह पे a + 1 पुट करना। तो हमने क्या किया, x की जगह पे a + 1 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस x की जगह पे a + 1 आ गया ब्रैकेट में, और +3। अब जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट में पुट करेंगे। जब आप वैल्यू ब्रैकेट में पुट करते हैं तो आपका क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती।
तो इसलिए हमने वैल्यूज़ ब्रैकेट में पुट की हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आइडेंटिटी आपको याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हमारे पास क्या हो गई, आइडेंटिटी यूज़ हुई है। हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर दी, यानी a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, और a का स्क्वायर अब a हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 6 8 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 12 बन जाएगा और माइनस इसकी हमने ब्रैकेट ओपन कर दी है, माइनस का a हो गया और ये प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस का 3 आ गया। इसकी भी हमने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, 6a का स्क्वायर, 6 1 6 आ जाएगा और 6 यहाँ पे हमारा 12 बना था, 12 6 72 बन गया। आगे वाली वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी। अब हमारे पास a स्क्वायर वाली वैल्यू हमने पहले लिखी है, फिर हमने a वाली वैल्यू लिखनी है। a वाली वैल्यू हमारे पास एक ही है, वो हमने लिख ली। फिर उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके लिख दिया। अब 3 - 1 2 आ गया और 2 + 6 हो गया 8, तो 8 + 72, 8 + 72 कितना हो गया 80। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो 2012 मई जून पेपर 11 का फर्स्ट पार्ट था और ये हमने दोनों पार्ट जो है वो कंबाइन करके यहाँ पे हमारा पेपर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे 2021 और 2012 का जो है वो पेपर 1 के साथ मई जून के, और पेपर 1 2 के साथ। ठीक है, 1 हमने सॉल्व कर लिया, 1 2 के साथ हम मिलेंगे। आपने मुझे ये बताना है कि इस जो पेपर हमने ये दोनों पार्ट्स किए हैं, इनमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट करके बतानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो है वो उनको भी जो है वो अच्छी वीडियोज़ जो है वो मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।